ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। तो चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके दी प्लेटफॉर्म का रुक्मणी प्रकाशन का जो ग्रुप डी का वॉल्यूम 4 आया है उसका जीके प्लस जीएस का सेट नंबर हम 3 करने वाले हैं। तो चलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपने सेट 2 तक नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है जीके प्लस जीएस प्लेटफॉर्म ग्रुप डी वॉल्यूम 4 के नाम से, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब मैथ रीजनिंग का, सीधे हम जीके और जीएस ही देखने वाले हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। पहला क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल माध्यम के किन गुणों पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की जो चाल है ये किस पर निर्भर करती है? ठोस पे, द्रव पे, गैस पे, किस पे करती है? माध्यम की प्रकृति किस तरीके की होती है? माध्यम की प्रकृति, माध्यम की ध्वनि प्रवर्तन क्षमता, माध्यम के तापमान, माध्यम के प्रकृति और तापमान दोनों पर। तो ध्वनि की जो चाल जो डिपेंड करता है ये माध्यम की प्रकृति और तापमान दोनों पर निर्भर करता है। किस पर करता है? तापमान और प्राकृतिक दोनों पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में सर्वाधिक होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद गैस में होता है। ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं करता है और प्रति डिग्री 1 डिग्री सेल्सियस तापमान के बढ़ने से ध्वनि की चाल जो है 0.61 मीटर प्रति सेकेंड क्या हो जाती है? बढ़ जाता है। अगर तापमान के बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होती है? बढ़ती है। तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। याद रखिएगा, तापमान बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ये किस पे? माध्यम और प्रकृति और ताप दोनों पे निर्भर करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा इसे ये इस तरीके से, ठीक है, कि एक दिवाली रॉकेट 0.05 किलोग्राम गैस प्रति सेकंड उत्सर्जित करता है। जब ये 400 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर गति करता है तो रॉकेट पर लगने वाले त्वरित बल का मान क्या होगा? अब देखिए, ये जो है गैस उत्सर्जन की दर जो है कितना है? 0.05 किलोग्राम पर गैस, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि रॉकेट पर लगने वाला त्वरित बल का मान क्या होगा? त्वरित बल का मान क्या होगा? देखिए इसे हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि 400 को 0.05 से हम गुना कर देंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 20 न्यूटन। काम खत्म, इससे आगे हमको कुछ नहीं करना है। कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो गैस को इससे निकालने का तरीका जो है, गैस के उत्सर्जन दर को हम कह सकते हैं dm/dt। कितना दिया है? 0.05। वेलोसिटी वेग कितना दिया है? 400 मीटर पर सेकेंड। अब F बराबर dt/dt mv में करेंगे, फिर उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे और dv/dt मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो F बराबर v dm/dt कर देंगे, डायरेक्ट हमारा आंसर। F बराबर v इंटू dm/dt यानी कि v यानी कि वेलोसिटी और इसका जो दर है ब्रेक क्या नाम है गैस उत्सर्जन की दर, वो डायरेक्ट गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एक बैटरी से 10 सेकेंड में 25 कूलम्ब का आवेश निकलता है, प्रवाहित होने वाले धारा का मान बराबर क्या हो जाएगा? आई बराबर क्या होता है जी? Q/T। Q कितना है? 25, T कितना है? 10, कितना हो जाएगा? 2.5 एम्पियर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि माध्यम NM का अपवर्तनांक किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो NM का सूत्र जो होता है, माध्यम NM को C/V यानी कि हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम में प्रकाश की चाल द्वारा किया जाता है। तो कह सकते हैं हवा में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात जो होता है इसे NM के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। NM बराबर क्या होता है? C/V। C यानी हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम में प्रकाश की चाल। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि यदि किसी गोलीय दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब आभासी है तो आवर्धन का मान क्या होगा? आभासी है, m बराबर क्या होता है जी? आवर्धन यानी कि m बराबर -v/, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी बट्टा वस्तु की दूरी। अगर प्रतिबिंब
आभासी है तो आवर्धन का मान क्या, गोलीय दर्पण द्वारा आभासी है तो आवर्धन का मान क्या हो जाएगा, आवर्धन का मान धनात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। उस केस में हम कह सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई H2 बट्टा H1। यदि आवर्धन क्षमता धनात्मक तथा 1 से बड़ा होता है तो प्रतिबिंब जो होता है अवतल दर्पण द्वारा आभासी बनता है। ठीक है। और यदि आवर्धन क्षमता धनात्मक तथा 1 से छोटा होता है तो प्रतिबिंब उत्तल दर्पण द्वारा आभासी बनता है। अगर यदि आवर्धन क्षमता ऋणात्मक 1 से बराबर तथा छोटा होता है तो प्रतिबिंब वास्तविक या कह सकते हैं अवतल दर्पण द्वारा बनता है। यहाँ पे क्या है, धनात्मक। अगला प्रश्न है कि 1 किलोवाट शक्ति की मोटर को 10 मीटर गहरे कुएं से पानी उठाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो प्रति मिनट पानी उठाने की मात्रा क्या हो जाएगी, स्मॉल जी का मान 8 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। P बराबर क्या होता है, याद रखिएगा, P बराबर होता है mgh बट्टा में T, कुछ नहीं करना है, mgh बट्टा T। अगर यहाँ से हमको m निकालना है, प्रति मिनट पानी उठाने की मात्रा पूछ रहा है, तो m बराबर क्या हो जाएगा जी, m बराबर आप कहिएगा P और T, PT और ये क्या हो जाएगा GH। P का मान कितना दिया है, 10 मीटर। 10 मीटर गहरे कुएं पानी से उठाने के लिए तो शक्ति कितनी हो जाएगा, 1 किलोवाट। हाँ, पावर कितना दिया है, पावर 1 किलोवाट, यानी 1 किलोवाट यानी कि 1000 वाट। 10 मिनट गहरे पानी से उठाने प्रयोग किया जाता है प्रति मिनट यानी कि समय कितना दिया है, 60 सेकेंड। स्मॉल जी का मान कितना है, 9.8 और एच कितना दिया है जी, तो 10 मीटर, तो 10। काम खत्म। 1 0 से इस 1 0 को काट दीजिए, ये कितना हो जाएगा 6000 बट्टा 9.8। ठीक है। अब इसको हम काटेंगे तो ये लगभग 612.24 किलोग्राम के आसपास आ जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि रुद्र सागर झील किस राज्य में स्थित है। तो रुद्र सागर झील जो है ये त्रिपुरा राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। रुद्र सागर झील का निर्माण राजा रुद्र सिंह के पुत्र लक्ष्मी सिंह ने 1773 ईस्वी में अपने पिता के स्मरण के निर्माण में करवाया था। नेक्स्ट, द अनॉर्की द रिलेंटलेस राइज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी नामक पुस्तक के लेखक लेखिका निम्नलिखित में से कौन है। तो इसके लेखक जो हैं ये विलियम डेल रिम्पल हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि नुसंतारा को निम्नलिखित में से किस देश की नई राजधानी के रूप में चुना गया है। तो ये इंडोनेशिया की राजधानी के रूप में चुना गया है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने इस भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में विद्युत वाहक बल समानुपाती होता है। विद्युत वाहक बल किसके समानुपाती होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन दर के चलो डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल कितना होता है, d5 बट्टा dt के। तो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन दर के समान होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 10 ओम के दो समान प्रतिरोधक समांतर में जुड़े हुए हैं। यह संयोजन श्रृंखला में 10 ओम के तीसरे प्रतिरोधक से जुड़ा हुआ है। तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध किसके बराबर होता है। देखिए क्या करें, पहले तो कह रहा है 10 ओम का दो जो है पैरेलल में जुड़ा हुआ है, इसके साथ एक 10 ओम का और जो, यानी 10 ओम ये है, 10 ओम ये है, 10 ओम ये है। पैरेलल का सूत्र क्या होता है, पैरेलल का सूत्र होता है 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। ये 10 है तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बात को समझिएगा। और ये 10 है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। तो 10 5 क्या हो जाएगा, 15 ओम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं
कि घूर्णन द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। तो घूर्णन द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या, मान लीजिए यहाँ से रख यहाँ घुमा रहे हैं तो ये कार्य क्या हो जाएगा, वो तो एक ही पे है तो शून्य होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नियासिन डैश का एक रूप होता है। तो नियासिन जो होता है ये विटामिन B3 का एक रूप होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, नुकीले पतले सिरे वाली एक लंबी कोशिका कहलाती है। तो नुकीले पतले सिरे वाली एक लंबी कोशिका जो होती है ये दृढ़ोतक कहलाती है। क्या कहलाती है, दृढ़ोतक कहलाती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। दृढ़ोतक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति अत्यंत सख्त, मोटी और क्या होती है, मजबूत होती हैं। और दृढ़ोतक कोशिकाएं प्रातः बहुत लंबी, संकरी और दोनों सिरों पर क्या होती हैं, नुकीली होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस जिसके फोकस दूरी f है, एक प्रतिबिंब 1/n गुना किसी वस्तु में लेंस से दूरी है तो क्या होगा। देखिए इसे डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि जब भी अगर प्रतिबिंब 1/n गुना हो, अब फोकस दूरी उत्तल लेंस का f होता है तो किसी उसका लेंस से जो दूरी होता है ना n+1 होता है। ये आप डायरेक्ट याद रख लीजिए क्या होता है, n+1 होता है। इसका निकालने का बहुत, जैसे लेंस का सूत्र जो होता है 1/v - 1/u बराबर 1/f, इसी पे इसको निकाला भी जाता है। जैसे प्रतिबिंब की दूरी v मान लिया जाए, वस्तु की दूरी -f मान लिया जाए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी f मान लिया जाए। इसके हिसाब से हम निकालते हैं। ये निकालने का बहुत बड़ा सूत्र होता है, लेकिन आप इसे डायरेक्ट याद रख लीजिए कि प्रतिबिंब अगर 1/n गुना है और उत्तल लेंस में अब फोकस दूरी f है तो वस्तु से लेंस की दूरी n+1 होगी। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तो 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण कौन किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। अब मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए ईरान में बगदाद के सेनापति अल हजाज ने भेजा था। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो किसके साथ अपना साझा नहीं करता है, तो नागालैंड के साथ बांग्लादेश अपना सीमा कोई भी साझा नहीं करता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। नागालैंड का गठन कब हुआ था, तो 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को नागालैंड का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 रेलवे बोर्ड द्वारा किस संगठन को बंद करने का निर्णय लिया गया है। तो ये भारतीय रेलवे स्टेशन विकास यानी कि IRSDC को IRSDC यानी कि भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम को बंद करने का निर्णय लिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। IRSDC भारतीय रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण और इरकॉन के मध्य संयुक्त उद्यम है जो वर्ष 2012 में स्थापित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा कंजूसी आप लोग करते हैं, कोई बात नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है कि पौधे के किस भाग से हमें कॉफ़ी मिलती है। तो पौधे के फली भाग जो होता है, फली भाग से हमें कॉफ़ी मिलता है और कॉफ़ी में कैफीन होने के कारण वह हल्के उद्दीपक सा प्रभाव डालता है और कॉफ़ी टाइप 2 मधुमेह से बचाने में मदद करता है। इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है। तो विषाणु खसरा जो है ये विषाणु जनित रोग होता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। वायरस जनित रोग की बात की जाए, छोटी माता वेरिसेला वायरस है, खसरा मोरबिली वायरस है, चेचक वेरियोला वायरस है, इसी तरीके से बहुत सारा है। अगला प्रश्न है कि समान शोषण के दौरान ली जाने वाली और निकाले जाने वाली हवा की मात्रा को क्या कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे ज्वारीय आयतन कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका औसत मान जो होता है 500 ml होता है। चलिए सर्वग्राही रुधिर समूह कौन सा होता है। तो सर्वग्राही रुधिर समूह जो होता है वो AB होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। AB जो है A और B दोनों है, ना A है ना B है, ऐसा नहीं है, A B दोनों है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि पाचन के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है। कौन सा एक सही है पाचन के मामला में। खाद्य में उपस्थिति वसा का पाचन ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन द्वारा होता है। खाद्य के स्टार्च का पाचन लाइपेज द्वारा होता है। खाद्य की वसा का पाचन लाइपेज द्वारा होता है।
और न्यूक्लिक अम्ल का पाचन एमाइलेज द्वारा होता है। तो खाद्य की वसा का जो पाचन होता है ये लाइपेज द्वारा होता है और पाचन के विषय में यही सही है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूत्र का असामान्य घटक कौन सा होता है? तो मूत्र का असामान्य घटक जो होता है एल्ब्यूमिन होता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि बोरेल वन्य जीव अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये कहाँ स्थित है? तो बोरेल वन्य जीव अभ्यारण्य ये असम में स्थित है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और परम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये परम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका केरल राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत के केरल राज्य में इडुक्की जिले में पश्चिमी घाट में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। हाथी के लिए यह उद्यान प्रसिद्ध है। 2002 में किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मूल अधिकारों में शामिल किया गया है? तो शिक्षा को 86वें संविधान संशोधन में के अधिनियम 2002 में शिक्षा को मूल अधिकारों में शामिल कर लिया गया है। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैथ है। चलिए वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि किसी तत्व के परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद डैश की संख्या के बराबर होते हैं? तो किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी तत्व के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों उपस्थित होते हैं। हाइड्रा का उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है? तो हाइड्रा का उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया होता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि परमाणु क्रमांक 10, 18, 36, 54 वाले तत्व क्या होते हैं? तो 10, 18, 36, 54 वाले तत्व जो होते हैं ये अक्रिय गैस होते हैं, यानी कि नोबल गैस होते हैं। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 4.25 ग्राम NH3 में कुल परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। एक मोल में कितना होता है जी परमाणुओं की संख्या? एक मोल में अगर परमाणुओं की संख्या देखा जाए तो 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ये 4.2 ग्राम में। तो NH3 का सबसे पहले मोल की संख्या यहाँ निकालेंगे। N का कितना हो जाएगा? N का 14, हाइड्रोजन का 3 यानी कि 3 गुना 1 ये हो जाएगा 17। कितना है? 4.25। 4.25 को 17 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.25 के आसपास। अब 0.25 को 3 1 4 गुना 6.02 इंटू 10⁻³ से गुना करेंगे तो 25 चौके 100। ये कितना हो जाएगा आपका? 6 गुना, यानी कह सकते हैं 6 इंटू 10⁻23। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रेत और चीनी का मिश्रण डैश का एक उदाहरण होता है। तो रेत और चीनी का जो मिश्रण होता है एक विजातीय मिश्रण का एक उदाहरण होता है। क्या होता है? एक विजातीय मिश्रण का एक उदाहरण होता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। सजातीय मिश्रण क्या होता है? जिस मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों की सीमाओं को पृथक रूप से देखा नहीं जा सकता, जैसे नमक और पानी में विलयन कर दिया जाए तो नमक पानी में घुल जाएगा। और विजातीय मिश्रण होता है कि जिस मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों के बीच पृथक्करण जो है सीमा स्पष्ट दिखाई दे। पेट्रोल और जल का मिश्रण, रेत और लोहे का मिश्रण, ये सब है। चलिए अगला प्रश्न है कि वैद्युत संयोजक यौगिकों का गलनांक क्या होता है? तो वैद्युत संयोजक यौगिकों का गलनांक जो होता है ये अधिक होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो जापान ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च किया है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? तो बुर्ज होम है। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बुर्ज होम जिसका अर्थ होता है बुज्र वृक्ष का स्थान। बुज्र वृक्ष का स्थान यह श्रीनगर के उत्तर पश्चिम में झेलम नदी तट पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस देश में आयोजित 73वें स्ट्रेटजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में
2 भारतीय महिलाओं मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीती हैं। तो ये कहाँ पे हुआ? बुल्गारिया में। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। 1 बिलियन के 370 ग्राम विलायक जल में 30 ग्राम चीनी विलय है तो विलियम की सांद्रता क्या होगी? इसके लिए मैं विलियम की सांद्रता निकालने के लिए फॉर्मूला होता है विलय की मात्रा बट्टा बिलियन प्लस विलय की मात्रा। इसको देखिए कैसे, इसको कैसे आप बनाइएगा। छोटका देखिए वैल्यू जो दिया रहेगा ना, तो छोटका सबसे ऊपर लिख लीजिए, अब बट्टा में इन दोनों का योग कर दीजिए। 370 3 कितना हो जाएगा? 400। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, ये कितना आ जाएगा आपका? 30/40, यानी कि ये कितना आ जाएगा? अच्छा, बिलियन की सांद्रता परसेंटेज में गुना में 100 कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। 100 कर देंगे तो 1 0 से 1 0 कट, 2 0 से 2 0 पहले ये कर दीजिए, रहने दीजिए। ये हो जाएगा 7 चौक 28, 7.5%। क्या आ जाएगा? 7.5%। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसको ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने का तरीका है, छोटा वैल्यू सबसे ऊपर, नीचे इन दोनों का योग 400, परसेंटेज में पूछ रहा है तो 100 से गुना। 2 0 से 2 0, 4 से 30 कट जाएगा 7.5 बार में। नीचे दिए गए समीकरण SO2 का कार्य दर्शाता है जो कि 2H2S प्लस SO2 2H2O प्लस 3S है। इसमें क्या हुआ है? तो इसमें क्या हुआ? समीकरण में SO2 का क्या हुआ है? ऑक्सीकारक को दर्शाता है, ऑक्सीकारक को। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक नेटवर्क जो दुनिया भर में कई अलग अलग प्रकार के कंप्यूटरों को जोड़ता है क्या कहलाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? इंटरनेट कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड भारत के परमाणु ऊर्जा निगम एवं डैश का एक संयुक्त उद्यमी है। तो अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड भारत के परमाणु ऊर्जा निगम एवं NTPC का, NTPC नेशनल थर्मल पावर, NTPC का क्या है? ये आपका संयुक्त उद्यम है। NTPC की स्थापना 1975 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि किस भारतीय लेखिका ने पहली बार हिंदी उपन्यास रेत का मकबरा के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता है? तो गीतांजलि श्री ने जीता है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में संपन्न हुआ बेगम हजरत महल कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस शहर में संत रामानुजाचार्य की 216 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया है? बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। कहाँ का? तो हैदराबाद में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने निम्न में से किस तिथि को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो 23 जनवरी। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती के अवसर पर वर्ष 2021 से पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की गई है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने डेविस कप का खिताब जीता है? तो डेविस कप का खिताब रूस ने जीता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।